हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो देखो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा सममिति तत्व के बारे में। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा, वैसे सभी बच्चे एक ही बात बोलेंगे, सर आज का लेक्चर आपने बहुत बढ़िया तरीका से एक्सप्लेन किया है, सर हमारे बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आई है। इसलिए सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और जिन बच्चों ने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी बच्चे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी फ्रेंडों के बीच में इसकी लिंक को शेयर कर देना, जिससे से ज्यादा बच्चे हम लोगों से जुड़ सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस प्लेटफॉर्म के परिवार का एक सदस्य बन सके। बच्चों, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जितने भी बच्चे हैं जो इस YouTube चैनल के बारे में नहीं जानते, उन सभी बच्चों के बीच में आप लोग इसकी चैनल की लिंक को पहुंचाइए, इस चैनल को पहुंचाइए, जिससे कि उन बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है ना। ये सारी जिम्मेदारी बच्चों मैं आप लोगों पर सौंप रहा हूं। ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि जितने भी आप लोगों के फ्रेंड हैं जो इस चैनल के बारे में नहीं जानते, बच्चों वहां तक इस चैनल को आप लोग पहुंचाइए, उन बच्चों के बीच में आप लोग इस चैनल को पहुंचाइए। क्योंकि एक बात आप लोग भी बहुत बढ़िया तरीका से जानते हैं कि यहाँ पर जो आप लोगों की क्लासेस चल रही है वो बहुत शानदार तरीका से क्लासेस चल रही है, और यहाँ पर सारी क्लासेस बच्चों आप लोगों की फ्री चल रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हैं ना, उन बच्चों तक ये चैनल पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए इस चैनल का फायदा हो सके। ठीक है ना। ये बात आप लोगों को भी पता है कि मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर बहुत मेहनत कर रहा हूं। मैं मेरे लेक्चर को इतनी बढ़िया तरीका से कंप्लीट करके फिर आप लोगों के लिए लेके आता हूं। बच्चों, इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी जो बच्चे हैं उन बच्चों तक आप इस YouTube चैनल को पहुंचाइए। ठीक है बच्चों, अब मैं मेरे टॉपिक पर आता हूं। तो देखो बच्चों, मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों के लिए, आज के इस लेक्चर में जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं, वो मैं डिस्कशन करने वाला हूं सममिति तत्व के बारे में। ठीक है ना। अब ये सममिति तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तीनों को मैंने आप लोगों के सामने शो कर दिया। देखो बच्चों, सममिति तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सममिति तल, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक होता है सममिति अक्ष, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और एक होता है सममिति केंद्र, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। बच्चों, इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि जितने इसके हिंदी वर्ड फेमस है ना, उतने ही इसके इंग्लिश के वर्ड फेमस है। इसलिए सममिति तत्व के जो 3 तल हैं आप लोगों के सामने, सममिति तल, सममिति अक्ष, सममिति केंद्र, इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्डों को आप लोग याद रखना। ठीक है। अब आप लोगों का एक सवाल बनता है मेरे से कि ठीक है सर, आपने सममिति तत्वों को लिखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर हम किसी भी अणु या किसी भी यौगिक में सममिति तत्व को क्यों देखते हैं? मतलब सर इनकी क्या जरूरत पड़ गई जिसकी वजह से हम किसी भी अणु या किसी भी यौगिक के अंदर हम सममिति तत्वों को देखते हैं? तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों का मेरे से बनना भी चाहिए कि आखिरकार सममिति के तत्वों की हमें क्यों जरूरत पड़ती है। तो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, किसी भी अणु या किसी भी यौगिक में प्रकाशिक समावयवता का पता करने के लिए हम क्या देखते हैं? उस अणु या उस यौगिक में सममिति के तत्व देखते हैं। सममिति के तत्व क्यों देखते हैं? कि किसी कोई भी अणु या कोई भी यौगिक हुआ, वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात का पता करने के लिए हम क्या देखते हैं? उस अणु या यौगिक में सममिति के तत्व देखते हैं। अब देखो, इससे पहले वाले लेक्चरों में एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने आप लोगों के लिए, जो आपकी दूसरे नंबर की हेडिंग थी, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के त्रिविम रासायनिक पहलू में जो दूसरे नंबर की हेडिंग थी, उसमें मैंने आप लोगों के लिए क्या पढ़ाया था? आणविक असममितता, क्रियालता तथा प्रतिबिंब रूप। वहां पर मैंने आप लोगों के लिए एक बात बताई थी कि किसी भी अणु या किसी भी यौगिक में अगर सममिति का तत्व उपस्थित नहीं है तो वो प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। लेकिन यदि उनमें सममिति का कोई भी तत्व उपस्थित हुआ, इन तीनों में से किसी भी अणु या किसी भी यौगिक में एक भी तत्व या एक भी तल उपस्थित हुआ बच्चों, तो वो प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित नहीं करेगा, अर्थात ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, प्रकाशिक असक्रिय होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसीलिए किसी भी अणु या किसी भी यौगिक में हम लोग क्या देखते हैं? सममिति का तत्व देखते हैं। पहले तो ये बात बताओ बच्चों, ये बात आप लोगों के समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों के लिए सौबातन की एक बात बता देता हूं। सौबातन की एक बात यह है भैया, यदि कोई भी अणु या कोई भी यौगिक
जिसमें इन तीनों तलों में से एक भी तल उपस्थित हुआ तो वो प्रकाशिक समाव्यक्ता को प्रदर्शित नहीं करेगा और वो होते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव, प्रकाशिक असक्रिय। लेकिन यदि किसी भी अणु या किसी भी यौगिक में एक भी तल उपस्थित नहीं है, आप लोगों ने अणु या यौगिक में देखे, इनमें से एक भी तल उपस्थित नहीं है बच्चों, तो वो अणु या वो यौगिक प्रकाशिक सक्रिय होगा, अर्थात ऑप्टिकल एक्टिव होगा। पहले तो ये बात बताओ बच्चों, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है। अब आपका फिर सवाल बनता है कि ठीक है सर, ये बात तो हम लोगों के समझ में आ गई कि किसी भी अणु या किसी भी यौगिक में एक भी तल उपस्थित हुआ तो वो प्रकाशिक असक्रिय होगा, अर्थात ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, और एक भी तल उपस्थित नहीं हुआ तो वो प्रकाशिक सक्रिय होगा, अर्थात ऑप्टिकल एक्टिव होगा। लेकिन सर इन तीनों की डेफिनेशन क्या है? तो बच्चों इन तीनों की डेफिनेशन मैं आप लोगों के लिए बारी बारी से बता देता हूं विद एग्जांपल के साथ, जिससे ये टॉपिक आप लोगों का यहीं पर बहुत बढ़िया तरीका से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा सममिति तल के बारे में, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। इसको एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं डिस्कशन करूंगा सममिति अक्ष के बारे में, और इसको एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं डिस्कशन करूंगा सममिति केंद्र के बारे में। उसके बाद बच्चों आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं सममिति तल पर। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है आप लोगों की। ठीक है ना? देखते रहिए वीडियो में। तो देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, यहां पर सममिति तत्व में मैं नंबर 1 पर डिस्कशन करूंगा सममिति तल के बारे में। ठीक है ना? इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। अब बच्चों इस तल को आप लोग ध्यान से समझ के चलना। सममिति तल उसको बोलते हैं, मैं पहले मेरी भाषा में मतलब मेरी लैंग्वेज में इसको समझा देता हूं। मेरी लैंग्वेज में समझाने के बाद फिर मैं आप लोगों के लिए इस डेफिनेशन को बोलूंगा। मेरी लैंग्वेज ये बोलती है बच्चों सममिति तल में कि कोई भी वस्तु हुई या कोई भी यौगिक हुआ, अगर उसको आप बीच में से काटोगे, आप लोग उसको इस तरीका से ऊर्ध्वाधर काट दीजिए या फिर आप लोग उसको क्षैतिज काट दीजिए। किसी भी वस्तु या कोई भी यौगिक को अब यदि आप लोग ऊर्ध्वाधर काटोगे या क्षैतिज काटोगे तो ये वाली वस्तु दूसरी वाली से मैच होनी चाहिए। मतलब कोई भी वस्तु या कोई भी यौगिक को जब आप लोग काटोगे, बीच में से काटोगे या इस तरीका से काटोगे, तो उसका एक भाग दूसरे भाग से पूरी तरीका से मैच होना चाहिए। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? जैसे कि हमारा जो शरीर है ना, हमारा शरीर भी बच्चों सममिति तल होता है। कैसा होता है कि हमारे शरीर को आप लोग बीच में से काट दीजिए, आप लोग यहां से अपने शरीर को यहां से बीच में से आप लोग काट दीजिए इस तरीका से। जब आप लोग हमारे शरीर को इस तरीका से, आप ऊपर से नीचे तक चले जाइए, आप लोग ऊपर से इस तरीका से नाक के सूंठ इस तरीका से ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीका से चले जाइए, तो आप लोगों को पता है कि हमारे शरीर के अंदर भी ऊर्ध्वाधर सममिति तल होता है, क्योंकि सममिति तल भी दो प्रकार के होते हैं, अभी डिस्कशन करूंगा। एक तो ऊर्ध्वाधर सममिति तल होता है जब भी कोई भी वस्तु को हम इस तरीका से काटते हैं, और एक होता है क्षैतिज सममिति तल, मतलब कोई भी वस्तु को जब हम इस तरीका से काटते हैं। देखो ऊर्ध्वाधर सममिति तल का मतलब यह है कोई भी वस्तु को हम इस तरीका से खड़ा होकर इस तरीका से काटते हैं, और सममिति तल का मतलब ये हुआ कोई भी, मतलब क्षैतिज सममिति तल का मतलब ये हुआ कोई भी वस्तु को जब हम इस तरीका से काटते हैं। तो हमारे शरीर भी एक तरीका से ऊर्ध्वाधर सममिति तल होता है, क्योंकि जब आप हमारे शरीर को इस तरीका से बीच में से काटोगे, इस तरीका से नीचे तक चले जाइए, आप लोग नीचे तक चले जाइए, पीछे चले जाइए। पीछे आप लोगों के दो पहाड़ है, और दो पहाड़ों के बीच में जो जगह आप देख ले, एक लेफ्ट वाला पहाड़ एक राइट वाला पहाड़, मतलब एक राइट वाला पहाड़ एक लेफ्ट वाला पहाड़, उन दोनों के बीच में से जो लाइन है वहां से आप लोग काट के देख लीजिए, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से मैच कर रहा होगा। दोनों ही पार्ट एक दूसरे के क्या होते हैं? दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। और आप लोगों को पता है कोई भी चीज जो दर्पण प्रतिबिंब होती है वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते। प्रतिबिंब रूप में मैं ये सारी चीजें आप लोगों के लिए समझा चुका हूं। तो सममिति तल की जो डेफिनेशन हुई वो ये हुई कि वह तल जो किसी भी वस्तु या किसी भी यौगिक को दो समान भागों में विभाजित कर दे, उसी को हम सममिति तल अर्थात प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। मतलब आप उसमें ऊर्ध्वाधर तल लगा दीजिए या फिर आप लोग उसमें क्षैतिज तल लगा दीजिए, एक पार्ट दूसरे पार्ट से पूरी तरीका से मैच करेगा। बात समझ में आ गई ना? किस तरीका से? बोर्ड की तरफ देखिए। सबसे पहले आप लोग उसकी डेफिनेशन को देखिए, अब सिस्टमेटिक तरीका से। सममिति तल की डेफिनेशन क्या बोल रही है
कि वह तल जो किसी वस्तु या यौगिक को दो समान भागों में विभाजित कर दे। मतलब आप लोग उसको इस तरीका से काट दीजिए या इस तरीका से काट दीजिए, एक पार्ट उसका दूसरे पार्ट से बिल्कुल मैच करेगा, ठीक है ना। तो वह तल जो किसी वस्तु या यौगिक को दो समान भागों में विभाजित कर देता है, मतलब तो अलग कर देता है, विभाजित का मतलब अलग कर देता है, तो उसे सममिति तल कहते हैं। ये दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। और बच्चों ये जो दो भाग आपने विभाजित किए हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। और हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि कोई भी वस्तु हुई या कोई भी यौगिक हुआ, यदि वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है तो वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते। अगली लाइन यही लिख रखी है, ठीक है ना। ये दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं जो कि एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। यदि कोई भी वस्तु या कोई भी यौगिक हुआ, अगर वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब पर है, मतलब एक संरचना दूसरी संरचना की दर्पण प्रतिबिंब है, तो बच्चों दर्पण प्रतिबिंब पर जो होती है अर्थात जो प्रतिबिंब रूप होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर कभी भी अध्यारोपित नहीं होते। इन सारी चीजों का डिस्कशन इससे पहले वाले लेक्चरों में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये लिख रखिए जो कि एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते। अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए दो एग्जांपलों के आधार पर, समझना ध्यान से, अभी समझ में आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के एक तो अक्षर हम एक की बात करेंगे। इस ए में कौन सा तल होता है, ऊर्ध्वाधर सममिति तल। कौन सा तल होता है, ऊर्ध्वाधर सममिति तल। मतलब ये सममिति तल भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो कौन सा होता है, ऊर्ध्वाधर सममिति तल, और एक होता है बच्चों क्षैतिज सममिति तल। एक कौन सा होता है, क्षैतिज सममिति तल। तो जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो कैपिटल ए है, उस कैपिटल ए में तो कौन सा तल होता है, ऊर्ध्वाधर सममिति तल। और कैपिटल बी है उसमें कौन सा तल होता है, क्षैतिज सममिति तल। ये किस तरीका से होते हैं उसको भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बच्चों यहां पर मैं कैपिटल ए को लिख देता हूं, ये मैंने किसको लिख दिया, कैपिटल ए को। और यहां पर बच्चों मैं आप लोगों के लिए कैपिटल बी को लिख देता हूं। देखो ये तो कैपिटल ए हो गई, ये कैपिटल बी हो गई, और अच्छी तरीका से लिख देता हूं। देखो ये हो गई बच्चों आप लोगों की कैपिटल बी, ठीक है ना। अब इसमें दोनों तल लगाते हैं। इसके अंदर बच्चों में सममिति जो क्षैतिज सममिति तल भी लगा के देखता हूं और ऊर्ध्वाधर सममिति तल भी लगा के देखता हूं। आप ही पता लग जाएगा कौन सा सममिति तल इसमें लग रहा है। इसके अंदर भी दोनों तल लगा के देखता हूं, ऊर्ध्वाधर भी लगा के देखता हूं और क्षैतिज भी लगा के देखता हूं। तो सबसे पहले बच्चों मैं कैपिटल ए को लेता हूं। कैपिटल ए के अंदर सममिति तल लगा के देखता हूं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों। तो सबसे पहले मैं इसमें ऊर्ध्वाधर सममिति तल लगाता हूं। ऊर्ध्वाधर सममिति तल किस तरीका से लगेगा, इस तरीका से लगेगा। तो देखो बच्चों यदि इस कैपिटल ए में मैं ऊर्ध्वाधर सममिति तल लगाऊं इस तरीका से, ऊर्ध्वाधर सममिति तल, तो बच्चों जब इस कैपिटल ए में मैं ऊर्ध्वाधर सममिति तल लगाता हूं तो ये पूरी तरीका से ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों समान रूप से क्या हो जाते हैं, विभाजित। बिल्कुल सही बात है। कैपिटल ए के अंदर जब आप ऊर्ध्वाधर सममिति तल लगाओगे बच्चों तो ये कैपिटल ए दो समान भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। जितना इधर की साइड कटा है उतना ही इधर की साइड कटा है। मतलब दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते। याद रखना ये कौन सा सममिति तल लगाया है, ऊर्ध्वाधर सममिति तल। इसमें अगर आप लोग क्षैतिज लगाओगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि क्षैतिज लगाओगे तो इस तरीका से यहां से लगाओगे, इस तरीका से लगेगा तो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट को मैच नहीं करेगा। अरे भाई जब आपने ऊर्ध्वाधर सममिति तल लगाया था तो ये वाला पार्ट है ना इस वाले पार्ट को मैच कर रहा है, लेकिन अगर आप लोग इस तरीका से लगा के देखोगे, इसमें इस तरीका से लगा के देखोगे तो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट को मैच क्या कर रहा है, अरे क्या कर रहा है, इसको बीच में से काट के देखिए तो नीचे तो ये दोनों बंद से दिखाई दे रहे हैं और ऊपर ये दिखाई दे रहा है पिरामिड सा। मतलब ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट को कहाँ मैच कर रहा है। अरे यार सौबातन की एक बात ही है, कोई भी चीज को आप ऊर्ध्वाधर काटिए या क्षैतिज काटिए, यदि एक पार्ट दूसरे पार्ट से मैच कर रहा है तो उसमें वो तल लग रहा है, और यदि मैच नहीं कर रहा है तो उसमें वो तल नहीं लग रहा है। ये लो सौबातन की एक बात समझ में आ गई ना। इसको इस तरीका से काटोगे तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को मैच कर रहा है, मतलब इसमें ऊर्ध्वाधर सममिति तल लग रहा है। लेकिन आप लोग इसको इस तरीका से काट के देखोगे तो नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट को मैच नहीं कर रहा है, मतलब इसमें क्षैतिज सममिति तल नहीं लग रहा है। चलो मैं इसकी बात करता हूं। इसमें ऊर्ध्वाधर लगा के देखिए, आप लोग इसको इस तरीका से काट के देखिए
तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को मैच नहीं कर रहा है, कहां कर रहा है। लेकिन यदि बच्चों मैं इसमें क्षैतिज सममिति तल लगा दूं इस तरीका से, ये लगा दिया क्षैतिज सममिति तल, तो ये ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट को मैच कर रहा है। इसका मतलब कैपिटल बी के अंदर बच्चों कौन सा तल लग रहा है, क्षैतिज सममिति तल। मैं लिख देता हूं कैपिटल ए के नीचे लिख देता हूं चित्र ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर सममिति तल, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर सममिति तल। कैपिटल बी के अंदर देखिए बच्चों आप लोग, इसके नीचे लिख दो चित्र क्षैतिज, इसमें कौन सा तल लग रहा है, क्षैतिज सममिति तल। इसमें कौन सा तल लग रहा है, क्षैतिज सममिति तल लग रहा है कैपिटल बी में। कैपिटल ए में कौन सा लग रहा है, ऊर्ध्वाधर सममिति तल। और सौबातन की एक बात मैंने आप लोगों के लिए बता दी कि कोई भी वस्तु या कोई भी यौगिक को आप लोग इस तरीका से काटोगे या इस तरीका से काटोगे, मतलब ऊर्ध्वाधर तरीका से काटिए, क्षैतिज तरीका से काटिए। काटने पर यदि पहला वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट अगले वाले पार्ट को मैच कर रहा है, ये वाला भाग अगले वाले भाग को मैच कर रहा है, मतलब एक जैसी संरचना होनी चाहिए दोनों की, तो उसमें वो तल लग रहा है। यदि मैच नहीं कर रहा है तो उसमें वो तल नहीं लग रहा है। बात समझ में आ गई। और एग्जांपल ले लेता हूं एक दो आप लोगों के लिए। पहले तो ये बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना, एक बार फिर से देख लो डेफिनेशन। वह तल जो किसी वस्तु या यौगिक को दो समान भागों में विभाजित कर देता हो उसे सममिति तल कहते हैं। ये दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, और जो चीज दर्पण प्रतिबिंब होती है वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होती। और यहां पर लिख रखा है जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए में ऊर्ध्वाधर सममिति तल लग रहा है तथा कैपिटल बी में क्षैतिज सममिति तल उपस्थित होता है। दोनों ही तल मैंने आप लोगों को शो कर दिए। इसको बीच में से काटा तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को मैच कर रहा है, मतलब इसमें कौन सा तल उपस्थित है, ऊर्ध्वाधर सममिति तल। इस वाले को देखो, इसमें मैं क्षैतिज सममिति तल लगाऊं तो नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट को मैच कर रहा है, या ऐसे बोल दो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट को मैच कर रहा है, मतलब इसमें कौन सा तल उपस्थित है, क्षैतिज सममिति तल। और दो एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने ले लेता हूं जिससे कि ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा, सममिति तल वाला। तो देख लो बच्चों, देखो बच्चों यहां पर मैं दो एग्जांपल, एक तो प्रोपेनोइक एसिड का ले लेता हूं, एक एग्जांपल और ले लो। एक तो मैंने ले लिया बच्चों प्रोपेनोइक एसिड को, किस तरीका से लिखते हैं, इस तरीका से लिखते हैं। ये मैंने किसको लिख दिया, कार्बन को लिख दिया। यहां पर मैंने किसको लिख दिया, CH3 को लिख दिया। यहां पर हाइड्रोजन को लिख दिया, यहां पर हाइड्रोजन को लिख दिया, और यहां पर COOH को लिख दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर किसके, प्रोपेनोइक एसिड। अगर मैं इसको इस तरीका से लिखूं सिस्टमेटिक तरीका से तो ऐसे लिखते हैं इसको, CH3 CH2 COOH, ठीक है बच्चों। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेनोइक एसिड। इसमें देखिए ये वाला कार्बन है ना, ये रहा, और इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, दो हाइड्रोजन जुड़े हैं। एक हाइड्रोजन यहां पर कर दिया, एक हाइड्रोजन यहां पर कर दिया। और देखो बच्चों इस कार्बन से कौन जुड़ा है आप लोगों का, ये CH3 जुड़ा है, और इसी कार्बन से, इस कार्बन से ये आप लोगों को कौन जुड़ा है, COOH जुड़ा है। तो मैंने यहां पर किसको लिख दिया, COOH को। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना, मतलब ये स्ट्रक्चर मैंने किसकी बना दी, प्रोपेनोइक एसिड की। ठीक है, इसको साइड में करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर तलों को देखेंगे। अब यहां पर एक मेसोटार्टरिक अम्ल का एग्जांपल ले लेता हूं। पहले तो इसमें इंक डाल देता हूं, ठीक है ना, फिर मेसोटार्टरिक एसिड का एक एग्जांपल लेता हूं। इंक खत्म ना हो जाए यार, वैसे है, काम चल जाएगा आपका। देखो भैया यहां पर ध्यान से समझना, मैंने यहां पर एग्जांपल ले लिया मेसोटार्टरिक अम्ल का, मतलब मेसोटार्टरिक अम्ल का। फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर कार्बन लिख दीजिए, यहां पर कार्बन लिख दीजिए, ठीक है ना। यहां पर COOH लिख दीजिए, यहां पर बच्चों COOH लिख दीजिए, ठीक है ना। यहां पर हाइड्रोजन लिख दीजिए, यहां पर हाइड्रोजन लिख दीजिए, यहां पर OH लिख दीजिए, और यहां पर क्या लिख दीजिए, OH। ये फॉर्मूला किसको होगा, मेसो टार्टरिक अम्ल। बच्चों ये संरचना किसकी हो गई, प्रोपेनोइक एसिड की, और ये संरचना किसकी हो गई, मेसोटार्टरिक अम्ल की। अब ध्यान से समझना, इन्हें दोनों के अंदर मैं दोनों तल लगा के देखता हूं, कौन कौन से, ऊर्ध्वाधर सममिति तल और क्षैतिज सममिति तल। अभी पता लग जाएगा कौन से के अंदर कौन सा तल उपस्थित है। देखो बच्चों
सबसे पहले हम प्रोपिनोइक एसिड को लेते हैं, ठीक है ना। प्रोपिनोइक एसिड आप लोगों के सामने। अब यदि मैं इसमें क्षैतिज सममिति तल लगाऊं, क्षैतिज इस तरीके, देखो बच्चों, जो ऊर्ध्वाधर तल होता है ना, वो तो उसमें तो इस तरीका से काटते हैं, ऊर्ध्वाधर तल में तो हम इस तरीका से काटते हैं, और क्षैतिज तल में हम किस तरीका से काटते हैं, इस तरीका से। तो ये तो कौन सा तल होता है, या कोई भी चीज को हम ऐसे काटते हैं तो कौन सा तल होता है, ये ऊर्ध्वाधर। ये कौन सा हो गया आप लोगों का ऊर्ध्वाधर, और ये कौन सा हो गया आप लोगों का क्षैतिज, ठीक है ना। ये क्षैतिज तल हो गया, ये सॉरी ये ऊर्ध्वाधर तल हो गया, ये कौन सा तल हो गया, क्षैतिज तल हो गया, ठीक है ना। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, इसको मिटा देता हूं, याद रखना, अगर इस तरीका से किसी चीज को काटोगे तो वो ऊर्ध्वाधर तल होगा, और इस तरीका से किसी चीज को काटोगे तो वो कौन हो गया, क्षैतिज तल हो गया। अब देखो ध्यान से, देखो भैया, यदि बच्चों मैं इसमें क्षैतिज तल लगा दूं, क्षैतिज सममिति तल लगा दूं, तो क्षैतिज सममिति तल इस तरीका से लगेगा, आप लगा के देखो। जैसे ही आप लोगों ने क्षैतिज सममिति तल लगाया, तो बच्चों ये तल इस अणु में या इस यौगिक में नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि जब आप लोग इसको बीच में से काटोगे, तो बीच में से काटने पर ये वाली स्ट्रक्चर दूसरी वाली से मैच करनी चाहिए। तो जब आपने इसको बीच में से काटा, तो ऊपर वाली संरचना नीचे वाली को मैच नहीं कर रही है, क्योंकि जब आपने इसको यहां से काटा तो ऊपर तो कौन आ रहा है, CH3 आ रहा है, नीचे कौन आ रहा है, COOH, मतलब ऊपर वाली संरचना नीचे वाली संरचना को मैच नहीं कर रही है। अगर मैच नहीं कर रही है तो इसमें ऊर्ध्वाधर सॉरी इसमें क्षैतिज सममिति तल नहीं लग रहा है। चलो ठीक है, अब इसमें ऊर्ध्वाधर सममिति तल लगा के देख लेता हूं। तो बच्चों जब मैं इसमें ऊर्ध्वाधर सममिति तल लगाता हूं, इस तरीका से ऊर्ध्वाधर सममिति तल लगाता हूं, तो इस अणु के अंदर ऊर्ध्वाधर सममिति तल लग जाएगा। क्यों, क्योंकि जब मैं इस अणु को यहां से बीच में से काटता हूं, तो इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट को मैच कर रहा है, क्योंकि इधर कौन है बच्चों आप लोगों का, हाइड्रोजन, और इधर भी कौन है बच्चों आप लोगों का, हाइड्रोजन। मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। और यदि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को मैच कर रहा है, या ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को मैच कर रहा है, तो बच्चों यहां पर ऊर्ध्वाधर सममिति तल लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये अणु प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित नहीं करेगा। उसका रीजन है क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होगा, यहां पर इस कार्बन के पास में किरेल कार्बन नहीं है। बच्चों किरेल कार्बन किसको बोलते हैं, कार्बन से जुड़े चारों समूह अलग अलग होने चाहिए, उसको किरेल कार्बन बोलते हैं, और उस अणु को किरेल अणु बोलते हैं। और जो किरेल अणु होते हैं वही प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। तो देखो यहां पर CH3 एक अलग समूह है, COOH एक अलग समूह है, लेकिन इस कार्बन से दो हाइड्रोजन सेम समूह है, मतलब एक किरेल कार्बन नहीं है। तो एक तो ये किरेल कार्बन नहीं है, इसलिए प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित नहीं करेगा। दूसरा क्या है, इसमें प्लेन लग रहा है, इसमें ये तल लग रहा है, और किसी भी अणु या किसी भी यौगिक के अंदर यदि कोई प्लेन उपस्थित है, कोई तल उपस्थित है, तो वो प्रकाशिक समावयवता को कभी भी प्रदर्शित नहीं करेगा। बात समझ में आ गई ना। प्रोपिनोइक एसिड, इसमें कौन सा तल लग रहा है, ऊर्ध्वाधर सममिति तल। कौन सा लग रहा है बच्चों, ऊर्ध्वाधर सममिति तल, ऊर्ध्वाधर सममिति तल लग रहा है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं इस वाले में। देखो अब देखो बच्चों, मैं इसमें ऊर्ध्वाधर सममिति तल लगा के देखता हूं, तो जैसे ही मैं इसको यहां से काटता हूं, तो जैसे ही मैंने ये यहां से काटा, तो बच्चों ये वाला पार्ट अगले वाले पार्ट को मैच नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि जब आप इसको बीच में से यहां से काटोगे, तो इधर तो कौन आ रहे हैं, हाइड्रोजन, और इधर कौन आ रहा है, OH, मतलब ये वाला पार्ट अगले वाले पार्ट को मैच नहीं कर रहा है, या ऐसे बोल दो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को मैच नहीं कर रहा है। लेकिन यदि बच्चों मैं इसमें क्षैतिज सममिति तल लगा दूं, मतलब इसको यहां से काट दूं बीच में से, इसको यहां से काट दूं, ये हो गया क्षैतिज सममिति तल। ये कौन सा हो गए बच्चों आप लोगों का, क्षैतिज सममिति तल। जब आप इसमें यहां से क्षैतिज सममिति तल लगाओगे, मतलब इसको यहां से काटोगे बच्चों, तो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट को मैच कर रहा है, या ऐसे बोल दो नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट को मैच कर रहा है। मतलब इस मेसो टार्टरिक अम्ल में बच्चों क्षैतिज सममिति तल उपस्थित है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। क्योंकि बच्चों जब आप इसको यहां बीच में से काटोगे, तो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट को मैच कर रहा है। तो 100 बातन की एक बात ये निकली कि बेहतल जो किसी भी अणु या किसी भी यौगिक को या किसी भी वस्तु को दो समान भागों में विभाजित कर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सममिति तत्व, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो सकते।
और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ऊर्ध्वाधर सममिति तल जो मैंने इसमें शो किया है, और एक होता है क्षैतिज सममिति तल जो मैंने इस वाले एग्जांपल में शो किया है। कैपिटल ए के अंदर हमने ऊर्ध्वाधर सममिति तल को समझा था और कैपिटल बी के अंदर हमने क्षैतिज सममिति तल को समझा था। बात समझ में आ गई ना। और इसी के साथ आप लोगों का ये सममिति तल अर्थात प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला तल अर्थात प्लेन आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब ठीक है, अब मैं दूसरा लेता हूं एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब सममिति अक्ष। ठीक है, उसको भी एक्सप्लेन करता हूं। देखो बोर्ड की तरफ, देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, अब मैं नंबर 2 पर आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा सममिति अक्ष के बारे में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको ध्यान से समझ कर चलना बच्चों, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर सौबातन की एक बात बोल देता हूं मैं आप लोगों के लिए, फिर इसकी डेफिनेशन बोलूंगा, आप लोगों के विद इन सेकेंडों में समझ में आ जाएगी। बच्चों सममिति अक्ष उसको बोलते हैं कि कोई भी वस्तु या कोई भी यौगिक को यदि हम लोग घुमाएं और घुमाने पर यदि उसकी वैसी ही संरचना प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब उसमें सममिति अक्ष उपस्थित है। मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री उस अणु या उस यौगिक या उस वस्तु में उपस्थित है। एग्जाम्पल के तौर पर अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल एस अक्षर, देखो बच्चों ध्यान से समझना, ये अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल एस अक्षर है। अब मैं इस अक्षर को पूरा घुमा दूं, मतलब 180 डिग्री पर घुमा दूं। 180 डिग्री का मतलब है आप लोगों ने उसको पूरा घुमा दिया। ठीक है बच्चों, 180 डिग्री का मतलब ये हुआ आप लोगों ने इस अंग्रेजी वर्णमाला को, इस तीर का मतलब समझे, मतलब इसको आप लोग इधर नीचे की तरफ घुमा रहे हो और इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हो। तो कैपिटल एस अक्षर को आप लोग पूरा घुमा दीजिए। तो बच्चों जब आप लोगों ने कैपिटल एस अक्षर को पूरा घुमाया तो पूरा घुमाने के बाद देखना आप लोग इसकी वैसी ही संरचना प्राप्त हो जाएगी जैसे कि उसकी मूल संरचना है। जैसे कि माना कि मैं कैपिटल एस को घुमाऊं, देखो ध्यान से समझना, कैपिटल एस को बच्चों मैं 180 डिग्री पर घुमाऊं, 180 डिग्री पर घुमाऊंगा तो ये कैपिटल एस वापस से ऐसा ही प्राप्त हो जाएगा। अब देखो इस वाली संरचना को, देखो भाई ये कैपिटल एस है, इस कैपिटल एस को मैं 180 डिग्री पर घुमाऊं, 180 डिग्री का मतलब मैंने पूरा घुमा दिया, इसको मैंने इस तरीका से पूरा घुमा दिया। तो देखो जब आप लोग इसको इस तरीका से घुमाओगे तो वापस से ये ऐसी ही संरचना मिल जाएगी। अब देखो इस कैपिटल एस को इस कैपिटल एस के ऊपर रखो तो कॉमन सी बात है ये कैपिटल एस इस कैपिटल एस पर क्या हो जाएगा, अध्यारोपित हो जाएगा। अध्यारोपित का मतलब एक संरचना दूसरी संरचना पर पूरी तरीका से फिट हो जाना। ठीक है ना, इस कैपिटल एस को इस कैपिटल एस के ऊपर रखोगे तो कॉमन सी बात है ये कैपिटल एस इस कैपिटल एस के ऊपर पूरी तरीका से फिट हो जाएगा। मतलब ये दोनों ही संरचना एक दूसरे पर क्या हो रही है, अध्यारोपित हो रही है। इसका मतलब इसमें सममिति का अक्ष उपस्थित है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री उपस्थित है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन से ये विद इन सेकेंडों में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बच्चों डेफिनेशन इसकी क्या बोल रही है, मैं इधर से बोल देता हूं। देखो वह अक्ष जिस पर किसी वस्तु या यौगिक को घुमाने पर वही रूप प्राप्त हो जो उसके मूल रूप पर अध्यारोपित होता है। देखो बच्चों इस कैपिटल एस को मैंने जब घुमाया पूरी तरीका से, इस कैपिटल एस को 180 डिग्री पर पूरा घुमाया तो ऐसी संरचना प्राप्त होती है जो कि उसकी मूल संरचना, भाई मूल संरचना तो ये है उसकी, और ये घुमाने के बाद बन रही है। तो देखो ये घुमाने के बाद जो संरचना बन रही है ना, ये इसकी मूल संरचना पर क्या हो रही है, अध्यारोपित हो रही है। मतलब उस अणु के अंदर या उस यौगिक के अंदर या उस वस्तु के अंदर सममिति का अक्ष उपस्थित है। ठीक है ना, तो यहां पर ये बोल रहा है, दोबारा से बोल देता हूं, वह अक्ष जिस पर किसी वस्तु या यौगिक को घुमाने पर वही रूप प्राप्त हो जो उसके मूल रूप पर क्या हो रहा है, अध्यारोपित हो जाता है, उसे हम सममिति अक्ष सममिति अक्ष बोलेंगे। केंद्र क्यों बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सममिति अक्ष। मैंने केंद्र लिख दिया, केंद्र नहीं होगा भैया, ये होगा सममिति अक्ष। ठीक है ना, उसे सममिति अक्ष कहते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल एस अक्षर, बिल्कुल सही बात है। कैपिटल एस को जब आप लोग पूरा घुमाओगे 180 डिग्री पर घुमाओगे, 180 डिग्री पर जब कैपिटल एस को घुमाओगे तो ये संरचना इस प्रकार से दिखाई देगी, जो कि ये संरचना इसकी मूल संरचना पर क्या हो रही है, अध्यारोपित हो रही है। मतलब उस अणु के अंदर क्या है, सममिति का अक्ष उपस्थित है, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री उपस्थित है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना बच्चों। देखो सममिति तल हमने किसको बोला,
कोई भी वस्तु को यदि हम क्षैतिज का काटे या उसको हम ऊर्ध्वाधर काटे, तो एक वाला पार्ट दूसरे वाले पार्ट से क्या होना चाहिए, मैच। यदि एक वाला पार्ट दूसरे वाले पार्ट से मैच हो रहा है तो उसमें सममिति का तल उपस्थित है। और सममिति का अक्ष की डेफिनेशन क्या बोली है कि कोई भी वस्तु हुई, कोई भी अणु हुआ या कोई भी यौगिक हुआ, यदि आप लोग उसको 180 डिग्री पर पूरा घुमा दोगे और पूरा घुमाने के बाद वापस से उसकी वही संरचना प्राप्त हो जाती है जो कि उसकी मूल संरचना है। मतलब घुमाने पर अपनी संरचना को यदि कोई भी अणु, यौगिक या वस्तु रिपीट कर रही है तो उसमें सममिति का अक्ष उपस्थित होता है। और यदि सममिति का अक्ष उपस्थित होता है तो वो अणु या यौगिक प्रकाशिक समाव्यवस्था को प्रदर्शित तो नहीं करेगा। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी अणु या कोई भी यौगिक हुआ, अगर उसमें एक भी सममिति का तत्व उपस्थित हुआ तो वो प्रकाशिक असक्रिय होते हैं, अर्थात ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। बात समझ में आ गई। अब ये बताइए बच्चों, ये पूरी लैंग्वेज और ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब नंबर 3 पर मैं आप लोगों के लिए जो डेफिनेशन लूंगा वो लूंगा बच्चों मैं सममिति केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री। उसको भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। बोर्ड की तरफ देखिए आप लोग। देखो बच्चों, बोर्ड की तरफ। अब मैं नंबर 3 पर आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा सममिति केंद्र के बारे में, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में। इसको बच्चों ध्यान से समझ कर चलना आप लोग। देखो, सममिति केंद्र को मैं आप लोगों के लिए कम शब्दों में एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों, जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सममिति केंद्र। एक बात बेटा आप लोग हमेशा याद रखना, कोई भी अणु हुआ, कोई भी यौगिक हुआ या कोई भी वस्तु हुई, उस पूरी वस्तु में, उस पूरे अणु में या उस पूरे यौगिक में सममिति का केंद्र केवल एक ही उपस्थित होता है। अब डेफिनेशन क्या हुई सममिति केंद्र की कि भाई किसी भी वस्तु के अंदर, किसी भी यौगिक के अंदर, किसी भी अणु के अंदर आप लोग सममिति के केंद्र का कैसे पता करोगे। तो देखो बच्चों, इसका सीधा सा तरीका है, कोई भी वस्तु हुई, कोई भी अणु हुआ या कोई भी यौगिक हुआ, उसके जो बीच में जो सेंटर पॉइंट होगा, वहां के सेंटर पॉइंट से जब आप लोग एक रेखा खींचोगे, तो उस सेंटर पॉइंट से जब आप लोग रेखा खींचोगे, तो रेखा जो आप लोग खींचोगे, एक सरल रेखा जो आप लोग खींचोगे, तो किसकी तरफ खींच रहे हो। जैसे माना कि दो समूहों की तरफ आप लोग वहां से सेंटर पॉइंट से रेखा खींच रहे हो, तो उस सेंटर पॉइंट से वो दोनों समूह समान दूरी पर स्थित होने चाहिए। यदि वो दोनों समूह समान दूरी पर स्थित है तो मतलब उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित है। कोई भी वस्तु हुई, चाहे वो कोई यौगिक हुआ या फिर वो कोई अणु हुआ। पहले डेफिनेशन बोलता हूं आप लोगों के सामने, उसके साथ आप लोगों के लिए 2 एग्जांपल लूंगा और इन 2 एग्जांपलों से ये टॉपिक भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। पहले आप लोग उसकी डेफिनेशन देखिए। देखो बच्चों, सममिति केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अभी मैंने आप लोगों से क्या बोली है कि कोई भी अणु हुआ, कोई भी यौगिक हुआ या कोई भी वस्तु हुई, उस पूरी वस्तु के अंदर, पूरी यौगिक के अंदर या पूरी अणु के अंदर सममिति का केंद्र केवल एक ही उपस्थित होता है उसके अंदर। ठीक है ना, एक से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है ना, तो डेफिनेशन क्या बोली है कि किसी वस्तु या यौगिक का वह काल्पनिक बिंदु, आप अपने हिसाब से काल्पनिक बिंदु मान लेना, किसी वस्तु या यौगिक का वह काल्पनिक बिंदु जिस पर से एक सरल रेखा खींचने पर उस बिंदु के दोनों ओर स्थित समूह समान दूरी पर पाए जाते हैं या समान दूरी पर उपस्थित होते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, सममिति केंद्र कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सममिति केंद्र। 2 एग्जांपल आप लोगों के सामने ले रहा हूं, इन 2 एग्जांपलों से अभी आप लोगों के सममिति केंद्र की डेफिनेशन क्लियर होती है। देखो बच्चों, देखो ये बेंजीन की संरचना है। ठीक है ना, ये किसकी संरचना बच्चों, बेंजीन की। इस बेंजीन की संरचना में बच्चों जो केंद्र बिंदु अर्थात सेंटर पॉइंट ये हो गया, इस बेंजीन की संरचना में ये बच्चों केंद्र बिंदु मान लिया। ठीक है ना, ये मैंने क्या मान लिया, केंद्र बिंदु, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि किसी भी वस्तु में जो केंद्र बिंदु होता है वो बीचम बीच में होता है, बिल्कुल बीच में होता है। ठीक है ना, तो ये बेंजीन की संरचना है, इसके बीचों बीच मैंने क्या मान लिया, ये काल्पनिक बिंदु अर्थात इसके सेंटर को मान लिया। ठीक है ना, अब देखो बच्चों, यहां से मैं एक सरल रेखा खींच रहा हूं, तो देखो ये यहां से मैं एक सरल रेखा इस तरीका से खींच रहा हूं, देखो इस तरीका से। तो देखो इस केंद्र बिंदु से, इस केंद्र बिंदु से जितनी दूरी पर ये वाला कार्बन है उतनी ही दूरी पर ये वाला कार्बन है। सरल रेखा खींचने पर, जैसे कि ये केंद्र बिंदु हो गया, इस केंद्र बिंदु से जब मैंने एक सरल रेखा खींची
तो बच्चों इस केंद्र बिंदु से जितनी दूरी पर ये वाला कार्बन एटम है उतनी ही दूरी पर ये वाला कार्बन एटम है, मतलब इसके अंदर सममिति का केंद्र उपस्थित है। और ले लीजिए, अगर मैं इस तरीका से देखूं बच्चों, इस तरीका से देखूं तो इस केंद्र बिंदु से जितनी दूरी पर ये वाला कार्बन एटम है उतनी दूरी पर ये वाला कार्बन एटम है, मतलब यहां से भी इसमें सममिति का केंद्र उपस्थित है। अब ये बच गए दो, अगर इनके बीच में मैं यहां से सरल रेखा खींचूं, केंद्र बिंदु से यहां से सरल रेखा खींचूं, तो इस केंद्र बिंदु से जितनी दूरी पर ये वाला कार्बन एटम है उतनी दूरी पर ये वाला कार्बन एटम है, मतलब ये हुआ कि बेंजीन की रिंग में सममिति का केंद्र उपस्थित होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित होती है। और इसकी सौबातन की एक बात यही है कि कोई भी वस्तु में वह काल्पनिक बिंदु जिसमें से एक सरल रेखा खींचने पर दोनों समूह आमने सामने जो दो समूह होंगे वो समान दूरी पर उपस्थित होने चाहिए। यदि वो समान दूरी पर उपस्थित है तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित है, अर्थात सममिति का केंद्र उपस्थित है। और यदि नहीं है तो उसमें सममिति का केंद्र उपस्थित नहीं है। जैसे कि एक की दूरी ज्यादा एक की कम है तो फिर सममिति का केंद्र नहीं लगेगा। सममिति का केंद्र जब ही लगेगा जब केंद्र बिंदु से दोनों की दूरी बराबर होगी। यदि दोनों की दूरी बराबर है तो सममिति का केंद्र उपस्थित है, सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित है। और यदि दूरी बराबर नहीं है, एक की दूरी लंबी और एक की छोटी है, तो सममिति का केंद्र उपस्थित नहीं होगा, याद रखना। बात समझ में आ गई तो मैं लिख देता हूं चित्र, यहां पर लिख देता हूं चित्र बेंजीन अणु में, चित्र बेंजीन अणु में सममिति केंद्र, सममिति केंद्र, बेंजीन अणु में सममिति केंद्र, ठीक है ना। अब मैंने एक एग्जांपल इधर एथीन का ले लिया, देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, एथीन के अणु में ये मेरा केंद्र बिंदु हो गया, बिल्कुल काल्पनिक बिंदु। काल्पनिक बिंदु को हम यहां पर कौन सा बोल रहे हैं, ये जो काल्पनिक बिंदु है इसको हम केंद्र बिंदु बोल रहे हैं। केंद्र बिंदु किसी भी अणु या यौगिक या वस्तु में एक ही होता है। ये कौन हो गया, इसका केंद्र बिंदु, ठीक है ना। केंद्र बिंदु हो गया जो बीच में बिल्कुल बीच में होगा, ठीक है ना। ये बच्चों कौन हो गया आप लोगों का केंद्र बिंदु। इस केंद्र बिंदु से यदि मैं एक सरल रेखा खींचूं इस तरीका से बच्चों मैंने एक सरल रेखा खींच दी, तो इस केंद्र बिंदु से एक सरल रेखा खींचने पर यह केंद्र बिंदु से जितनी दूरी पर यह हाइड्रोजन एटम है उतनी दूरी पर यह हाइड्रोजन एटम है, मतलब यहां पर सममिति का केंद्र उपस्थित है, अर्थात सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित है, ठीक है ना। इन दोनों हाइड्रोजनों के सामने खींच देता हूं। इस केंद्र बिंदु से इन दोनों हाइड्रोजन एटमों के लिए मैं यहां से एक सरल रेखा खींच देता हूं। तो देखो बच्चों, इस केंद्र बिंदु से जितनी दूरी पर यह हाइड्रोजन एटम है उतनी दूरी पर यह हाइड्रोजन एटम है, मतलब सेंटर के पॉइंट से, केंद्र बिंदु से जो दो समूहों के बीच में आप लोगों ने सरल रेखा खींची है, वो केंद्र बिंदु से उन दोनों की जो दूरी होगी वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम। जैसे कि इस केंद्र बिंदु से मैंने इन दोनों हाइड्रोजन एटमों के ऊपर यहां से सरल रेखा खींची है, तो इस केंद्र बिंदु से जितनी दूरी पर ये हाइड्रोजन एटम है इस केंद्र बिंदु से उतनी ही दूरी पर ये हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, ठीक है ना। और होता है, इसीलिए इस एथीन के अणु में भी सममिति का केंद्र उपस्थित होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं चित्र एथीन अणु में एथीन अणु में सममिति केंद्र, कौन सा केंद्र बच्चों, सममिति केंद्र। पहले तो ये बात बताओ बच्चों, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना कि सममिति केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ सिमेट्री की मैंने क्या डेफिनेशन बोली है कि वह कोई भी काल्पनिक बिंदु जो हमारा बिल्कुल केंद्र बिंदु होगा, उस केंद्र बिंदु से दो समान समूहों के बीच में जब आप एक सरल रेखा खींचोगे जो कि केंद्र बिंदु से गुजर के जा रही है, तो उस केंद्र बिंदु से उन दोनों समूहों की या दोनों परमाणुओं की जो दूरी होगी वो क्या होनी चाहिए, समान। यदि उन दोनों की दूरी समान है तो उसमें सममिति का केंद्र उपस्थित है, अर्थात सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित है। बात समझ में आ गई ना। और ये दो एग्जांपल आप लोगों के सामने ले लिए, एक तो मैंने बेंजीन का एग्जांपल ले लिया और एक बच्चों मैंने एथीन का एग्जांपल ले लिया। आप लोग आराम से देख लीजिए, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। डेफिनेशन को एक बार फिर देख लो, किसी भी वस्तु या यौगिक का वह काल्पनिक बिंदु जिस पर से एक सरल रेखा खींचने पर उस बिंदु के दोनों ओर स्थित समूह समान दूरी पर उपस्थित होने चाहिए, समान दूरी पर उपस्थित होने चाहिए या पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सममिति का केंद्र कहते हैं। बात समझ में आ गई ना बच्चों। और इसी के साथ बच्चों आप लोगों का ये सममिति का केंद्र जो तीसरे नंबर का टॉपिक था ये भी कंप्लीट होता है। और इसी के साथ बच्चों आप लोगों का ये सममिति का तत्वुज वाला जो टॉपिक चल रहा था वो भी आप लोगों का कंप्लीट होता है। बच्चों सममिति के तत्व मैंने कितने बताए आप लोगों के लिए, 3।
एक बताया है मैंने आप लोगों के लिए सममिति तल, एक बताया मैंने आप लोगों को सममिति अक्ष, और एक बताया मैंने सममिति केंद्र। तीनों की बहुत कम डेफिनेशन 100 बातन की एक बातों में बोल देता हूं। देखो बच्चों, सममिति का तल की डेफिनेशन हमने ये बोली है कि कोई भी वस्तु को यदि हम क्षैतिज काटे या ऊर्ध्वाधर काटे, किसी भी वस्तु को यदि काटने पर वो दो समान भागों में विभाजित हो रही है, इसका मतलब उसमें सममिति का तल उपस्थित है। सममिति के अक्ष की डेफिनेशन क्या बोली है कि कोई भी वस्तु यदि उसको 180 डिग्री पर घुमा दे या उसको पूरा घुमा दे, और पूरा घुमाने पर यदि वो अपनी स्ट्रक्चर को रिपीट कर रही है, अपनी संरचना को वापस से दोहरा रही है, तो उसका मतलब यह है उसमें सममिति का अक्ष उपस्थित है। और सममिति के केंद्र की क्या डेफिनेशन बोली है कि किसी भी वस्तु में, अनुमेय या यौगिक में वह काल्पनिक बिंदु या वह केंद्र बिंदु जहां से एक सरल रेखा खींचने पर दोनों समूह यदि वो समान दूरी पर उपस्थित है, तो इसका मतलब उसमें सममिति का केंद्र उपस्थित है, अर्थात सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित है। बात समझ में आ गई ना बच्चों? और इसी के साथ आज का ये लेक्चर मेरा कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने डिस्कशन किया सममिति के तत्व के बारे में। ठीक है बच्चों, अब ये बताइए आप लोग, आज का लेक्चर आप लोगों का मेरा कैसा समझ में आया? आज का लेक्चर मेरा आप लोगों को कैसा लगा? अगर आज का लेक्चर आप लोगों को लगा कि सर बहुत अच्छी क्लास ली है, तो बच्चों आप लोग बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट लिख देना। और मैं फिर बोल देता हूं, जिन बच्चों ने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भैया YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना। आप लोग सपोर्ट करोगे तभी जाकर ये चैनल कुछ कर पाएगा। आपके सपोर्ट के बिना बच्चों कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैं आप सभी बच्चों से एक प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सभी बच्चे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। जितने भी आप लोगों के फ्रेंड है, उन फ्रेंडों के बीच में आप लोग इसकी लिंक को शेयर कीजिए, जिससे से ज्यादा बच्चे हम लोगों से जुड़ सकें, इसके परिवार का सदस्य बन सकें। ठीक है बच्चों, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।